दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। दोस्तों आज वो ऐतिहासिक दिन है जिसका हम सभी लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है अपने चैनल पे द जेकेएम थ्योरी यूट्यूब चैनल पे हम लेने जा रहे हैं श्रीमान यशवंत सिंह जी सर, जो रीट 2018 में 129 नंबर लाके अपनी लाइफ में उन्होंने एक इतिहास रच दिया था। उन यशवंत सर जी का आज हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम सभी परीक्षार्थियों के लिए इंटरव्यू लेने जा रहे हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी करी, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, ताकि वो जो है आपको कुछ बढ़िया फायदेमंद टिप्स दे सके। दोस्तों मैं बहुत ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा यशवंत सर का। जी सर, आइए सर। जी सर, नमस्कार। जितेश जी का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने इतनी तारीफ के साथ मेरा स्वागत करा, लेकिन मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि 129 नंबर कोई बहुत बड़ा मापदंड नहीं है। आपके दर्शक जो हैं इस बार वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, 129 से ज़्यादा नंबर ला करके दिखाने वाले हैं, और ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूँ। जितेश जी सर। तो दोस्तों आप लोग जो है देख पा रहे हैं श्रीमान यशवंत सर जी है, और काफ़ी मतलब ये मान सकते हैं अपन के टैलेंटेड इंसान है। अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत ही अच्छा कुछ किया है, और रोई रीट 2018 के अंदर बहुत ही कम समय में दोस्तों इन्होंने एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि इतिहास रच दिया है। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम पहले से ही सिलेक्टेड है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे भी पूछे थे कि आप क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो वहाँ से भी अपन इनसे पूरे क्वेश्चन पूछेंगे, और सर का जो है जितना अपन फायदा ले सके, बेनिफिट ले सके वो लिखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इस चैनल पे मैथ और साइकोलॉजी की रेगुलर तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यशवंत सर के साथ वीडियो। तो सर सबसे पहले तो जैसे कि पूरे इंटरव्यू की प्रथा रहती है, पहली बार मैं भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, कि आपका परिचय सर आप देना चाहेंगे? परिचय जैसे कि सर ने बताया, यशवंत सिंह चौहान मेरा नाम है, और रीट 2018 में जो मेरा पहला ही मैंने रीट का एग्जाम दिया उसमें मेरे 129 नंबर जो है मैंने प्राप्त किए थे। और हमारी ऐसी उम्मीद थी कि भाई हमारे जो अनुभव हैं वो आप लोगों के साथ बांटे जाएं, और आप लोगों को किसी तरीके से लाभ पहुंचाया जाए। इस वजह से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और जितेश जी सर कुछ प्रश्न पूछेंगे रीट की परीक्षा के बारे में, रीट की प्रकृति के बारे में, और कोशिश करेंगे कि हमारे जो अनुभव हैं, हम दोनों ही रीट में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और हमारे अनुभव जो हैं किसी न किसी रूप में आप तक पहुँचे और आपको उसका फायदा हो। तो दोस्तों आप लोगों की तरफ से मैं पहला जो क्वेश्चन है, सर ने वैसे बता दिया कि 129 नंबर आए हैं सर के, और सर के जो है मैं आपको बता दूं कि अजमेर जिले के अंदर सर की तीसरी रैंक आई थी दोस्तों, और बहुत ही मतलब ये मान सकते हैं अपन की बहुत बढ़िया अचीवमेंट हम इसे कह सकते हैं। सर आज जैसा कि आपको पता ही है कि अपन जो है रीट की तैयारी कैसे करें, इसके लिए आज हम साथ में हैं। सर रीट की तैयारी कैसे करें ताकि 100% सफलता मिले, ऐसा ना करना पड़े बाद में कि यार मैं पॉइंट 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। तो क्या करें सर कि जो हमारा रीट में 100% सफलता मिले अपने को? सर ने जो है आप सभी परीक्षार्थियों के मन का प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया है कि रीट की जो है तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए सारा एक ही जवाब है कि रीट की तैयारी जो है वो बिल्कुल एक टारगेट बना करके चलें। आपको ये टारगेट जो है और उसको भेदना ही है। 2021 जो रीट में एग्जाम होने वाला है इसमें आपको सिलेक्शन लेना ही है, ये मन में बिल्कुल विश्वास बांध लें। और जो भी आपके जो शुभचिंतक हैं, जो भी आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं, उनके बारे में आप सोचें कि भाई आप जब सफल होंगे उनको कितना खुशी होगी। तो इसको अपनी मोटिवेशन का जो है आधार बनाएं, और अपनी तैयारी को सही गति और सही लय के साथ जो है आगे बढ़ाते रहें। और टारगेट बना करके प्रत्येक विषय के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए जो है अपना टारगेट बनाएं, और उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें, और पॉजिटिव माहौल के साथ सकारात्मक वातावरण में जो है अपनी तैयारी करें। तारीखें आगे पीछे होती रहेगी तो भी उससे अपने को प्रभावित नहीं होना है। सफल वही होगा जो इन तारीखों से प्रभावित नहीं होगा। जिसकी अभी तक तैयारी बढ़िया चल रही है, अगर अब वो तारीखों से अपन डिमोटिवेट हो जाएंगे तो अपन जो है सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ये भी एक तैयारी का हिस्सा माने, ये भी अपने आप में परीक्षा है कि आप अपने आप को किस तरह से मानसिक तौर पर जो है तैयार रख पाते हैं। तो प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में अपने को खरा उतरना है, और टीचर बन करके अपने को समाज के सामने आना है, समाज का भला करना है। सर ने बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पे। एक तो अपने सब शुभचिंतकों के बारे में देखिए, सोचे कि हम जब सफल होंगे तब उनको कितना अच्छा लगेगा। जैसे हमारे माता पिता है दोस्तों, बचपन से ही उन्होंने एक सपना संजोया होगा कि
कि मेरा बेटा बड़ा होके कुछ करेगा, कुछ करेगा। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब करे, प्राइवेट जॉब करे, तो प्राइवेट जॉब करने वाले कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सोचा कि यार मेरा बड़ा बेटा बड़ा होके मार्ट साहब बनेगा, टीचर बनेगा, तो उनके मतलब उनके बारे में सोचे कि उनको कितनी खुशी मिलेगी। दोस्तों जितनी खुशी शायद हमें मिलेगी उससे 3 गुना 4 गुना उनको मिलेगी, क्योंकि हम तो अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं, वो बचपन से तैयारी कर रहे हैं हमारे लिए, तो उनके बारे में जरूर सोचें। और सर ने एक और बात बहुत अच्छी बताई कि परीक्षा है जिनकी एग्जाम डेट हो गई, ये चेंज होती रहती है, यानी कि एक परीक्षा नहीं है दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने। वही वाली बात होगी कि अगर हमें जैसे भेदना है किला, तो उसके लिए हमें पहले बहुत सारे दरवाजे पार करने पड़ेंगे। तो वही वाली बात हो गई कि ये भी एक प्रकार से परीक्षा है, तो सभी परीक्षाओं में जो खरा उतरेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना कि हमें सभी परीक्षाओं में खरा उतरना है। तो पहला जो क्वेश्चन है मैं सर से पूछना चाह रहा हूं कि आपने कितने महीने तैयारी करी सर, और एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ते थे? महीने और घंटों की अगर बात की जाए तो दोस्तों महीने बीएड चल रही थी मेरी 2017 में, और नवंबर से मैंने तैयारी शुरू करी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 11 फरवरी को एक पेपर था, यानी कि 3.5 महीने की मैंने तैयारी करी है। और घंटों की अगर बात करें तो घंटे बिल्कुल भी, आप सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि घंटे किसी भी हाल में मैटर नहीं करते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं तो रोज कितने घंटे पढ़ रहे हैं किसी भी, सही है सर, किसी भी सूरत में डिपेंड नहीं करता है कि कितने घंटे पढ़ रहे हैं। आप जो है संतुष्ट होने चाहिए, रात को जब आप सोने जाएं तब आपके मन में तसल्ली होनी चाहिए कि आज मैंने जो है ठीक ठाक पढ़ाई करी है। भले आपने 5 घंटे पढ़े हो, 4 घंटे पढ़े हो, 3 घंटे पढ़े हो या 8 घंटे पढ़े हो, वो अपना अपना सबका अलग अलग है कि 3 घंटे में भी आप वो तैयारी कर सकते हैं जो 8 घंटे में नहीं कर पाए। तो इसलिए घंटे के बिल्कुल किसी का कॉपी नहीं करें कि भाई इतने घंटे रोज पढ़ना है, लेकिन 3 साढ़े 3 महीने रीट के लिए पर्याप्त होते हैं। एक आध महीने आप अभी से पढ़ भी चुके होंगे, और अब 20 जून को क्योंकि पेपर होने वाला है तो अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है। अगर आप जुनून के साथ तैयारी जारी रखें तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। सर ने बिल्कुल सही बात करी है कि कितने घंटे पढ़ना है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है दोस्तों। ये मैं आपको हमेशा बताता भी रहता हूँ कि कितना हम पढ़े, है ना। हो सकता है किसी को 1 घंटा लगता हो कोई मैटर याद करने में, समझने में, किसी को 2 घंटे लगते हो। जैसे मेरे को बहुत समय लगता था तो मैं काफ़ी समय देता था, है ना। किसी को कम समय लगता है तो वो कम समय दे सकता है, समय इंपॉर्टेंट नहीं है। और सर ने बहुत अच्छी बात करी है कि रात को जब सोने जाए तो चैन की नींद अगर हम सो सके तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके कौन कौन से विषय थे, भाषा के रूप में आपने कौन कौन से लैंग्वेज का चयन किया, और कौन से विषय को आपने सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी सर? प्रमुखता की अगर अपन बात करें तो रीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, पर सभी सब्जेक्ट को अपने को प्रमुखता बराबर देनी होती है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर अपने बहुत बढ़िया नंबर आ गए, दूसरे में कम आ रहे हैं, तो अपन जो है वो मेरिट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और लैंग्वेज की अगर अपन बात करें तो 2 लैंग्वेज अपने को लेनी होती है। एक जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो उसमें लिटरेचर पोर्शन यानी साहित्य का जो भाग है वो ज़्यादा आता है, चाहे अपन हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश कुछ भी लें। फर्स्ट लैंग्वेज ऐसी लें जिसमें नॉर्मल अपने को आता हो, और सेकंड लैंग्वेज जिसमें साहित्य पर अपनी पकड़ हो, वो लैंग्वेज अपन सेकंड के रूप में लें। मेरी अगर बात करें तो हिंदी मैंने फर्स्ट के रूप में ली थी और संस्कृत मैंने सेकंड के रूप में ली थी। अगर आप इंग्लिश लेना चाह रहे हैं तो मेरी राय आपको रहेगी कि फर्स्ट आप इंग्लिश लें, सेकंड के रूप में आप हिंदी लें। लेकिन अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश सेकंड आप ले सकते हैं, और ऐसी स्थिति में हिंदी को फर्स्ट पर रख सकते हैं। बहुत ही लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर अपने आप में भाषा चयन का रहता है रीट के, अगर अपन बात करें तो सर ने बहुत अच्छी बात करी कि भाषा चयन का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा रहती है रीट में, क्योंकि एक बार सेलेक्टेड फॉर्म भरने के बाद में नहीं कोई पढ़ना पड़ता है। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपका लिटरेचर पोर्शन थोड़ा सा भी अच्छा है, मतलब कि पकड़ आपकी अच्छी है, तो आपको दूसरा पोर्शन जो है वो लिटरेचर पोर्शन, जो भी भाषा आपकी अच्छी है जिसका लिटरेचर पोर्शन आपका अच्छा है वो लेनी चाहिए, और फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में उसके बाद आपकी जो भी भाषा अच्छी है। जैसे सर ने बताया कि इनकी हिंदी फर्स्ट और संस्कृत सेकंड थी, और जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरे इंग्लिश फर्स्ट और हिंदी सेकंड थी, क्योंकि मेरी हिंदी ठीक ठाक थी, इंग्लिश जो है कम थी, और संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, तो इसलिए मेरे को इंग्लिश फर्स्ट लेनी पड़ी थी। तो बहुत अच्छी बात बताई सर ने लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों अब मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर ने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, और सर लेवल 2 के हैं तो लेवल 2 में साइंस मैथ्स के अंदर कौन कौन सा जो है इन्होंने मैटर पढ़ा था, सेलेक्टेड मैटर कहाँ से पढ़े, तो सभी बुक्स के बारे में भी हम सर से जानना चाहेंगे। बुक्स की अगर दोस्तों बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सिलेक्शन में आपकी बुक्स का सिलेक्शन होता है कि भाई आपने कौन सी बुक्स जो है तैयारी करी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखाता है रीट में विशेष तौर पर। अगर अपन बात करें कि भाई कौन सी बुक्स अपने को पढ़ना चाहिए,
तो मैंने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी हिंदी के लिए माध्यम शिक्षा बोर्ड की किताब चलती है नवीन हिंदी व्याकरण 9 से 12। वो किताब आपको मिल जाए क्योंकि उसकी पब्लिकेशन भी माध्यम शिक्षा बोर्ड है, यहाँ पर एग्जाम कराने वाली संस्था भी माध्यम शिक्षा बोर्ड है। तो काफ़ी कुछ आपको उससे हेल्प रहेगी। और वो भी अगर आपको पुरानी किताब चलती थी जिसके जो है लेखक थे सोहनदान चारण जी, अगर वो आपको मिल जाए मार्केट में तो वो वेल एंड गुड, आपको और बढ़िया रहेगी। संस्कृत की अगर अपन बात करें तो जो अपनी किताबें हैं 6 से 10 तक की, उसमें भी हिंदी उसमें भी संस्कृत व्याकरण चलती है, वो भी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। नहीं तो सिकवाल की किताब को मैं रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छे से उसमें बताया हुआ है, उसको ज़रूर आप देखें, और मैंने भी उसी से पढ़ा था। इसके बाद साइंस की बात करें तो 6 से 10 तक की आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी साइंस के लिए। 6 से 10 तक की, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएससी हो, कोई भी एक किताब आप लेकर के उसके टॉपिक वाइज, जैसे जो टॉपिक सिलेबस में है उसको किताब के हिसाब से पढ़ें। किसी भी टॉपिक में अगर आपको डीप में जाना है तो 11th-12th की भी किताब आप उसमें देख सकते हैं। ये साइंस के लिए किताबें जो है आपको ज़रूरी पढ़नी पड़ेगी। मैथ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो ये किताबों के फेयर में आपको कम पढ़ना है, आपको एक गाइड के हिसाब से पढ़ना है, या तो आपको इस चैनल पर भी मैथ की मैंने भी काफ़ी बार मैं वीडियो देता हूँ कि काफ़ी अच्छे से आपको मैथ के टॉपिक यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। तो या तो आप यहाँ से पढ़ लें, एक साथ में कोई गाइड लक्ष्य की आप साथ में पढ़ सकते हैं। इससे आपकी मैथ की तैयारी तो जो है बेस्ट हो जाएगी। फिर अब रहता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में अब फिलहाल में 3 4 5 किताबें बहुत अच्छी है, तो आप, मेरी राय रहेगी 2 किताबें लेकर के पढ़ें। एक तो फर्स्ट रैंक की बहुत अच्छी किताब आ रही है, और एक अवनी पब्लिकेशन काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी अच्छे से उसमें समझाया हुआ है। और अगर प्रैक्टिस अगर आप करना चाह रहे हैं वहाँ से पढ़ करके, तो इस चैनल के माध्यम से भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है प्रत्येक टॉपिक वाइज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इससे आप जो है अपनी तैयारी का जायजा भी अच्छे से ले पाएंगे, और अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हिंदी के लिए नवीन हिंदी व्याकरण की बुक बताई है दोस्तों। और इसके लिए मैंने ये बुक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ इसकी अवेलेबल भी करवा रखी है। और संस्कृत के लिए भी सर ने काफ़ी अच्छे से बताया कि भाई 6 to 10 की जो व्याकरण है वो आप पढ़ सकते हैं। सर ने सिखवाल की बुक पढ़ी थी। तो देखो मेन क्या है कि जैसे बुक अच्छी होनी चाहिए। अब देखो सबका अलग अलग होता है कि सर ने सिखवाल की बुक पढ़ी है, हमने एक और सर क्या देखा था उन्होंने स्पंदा पढ़ी थी। जो भी आप पढ़ना चाहे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सर के हिसाब से सिखवाल की काफ़ी बुक अच्छी थी। इसके अलावा साइकोलॉजी के लिए सर बता रहे अवनी पब्लिकेशन फर्स्ट रैंक है। सर ने खुद ने सुप्रिया गौड़ की बुक पढ़ी है। तो आप कोई सी भी 2 बुक ले सकते हैं। 2 बुक इसलिए कि एक तो थोड़ी सी जो मिस्टेक होती है वो पता चल जाए, और थोड़ा सा लैंग्वेज का मैटर भी थोड़ा कन्फर्म हो जाए। और सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अपना प्रमोशन कर लेते हैं यार, कि मतलब हमारे चैनल के माध्यम से भी, मतलब आप लोग जो है अपना जो चैनल है इसके माध्यम से भी ऑप्शनल क्वेश्चंस रोज मैं करवाता हूँ। रोज शाम को 8:30 बजे लाइव आकर 60 मिनट के अंदर 50 से 60 क्वेश्चन कराता हूँ। आप वो भी कर सकते हैं। मैथ के लिए भी सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जैसे आप देखो 6 to 10 की बुक्स में सब कुछ दे रखा है, ये सही है, लेकिन बिखरा हुआ पड़ा है। सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो किसी गाइड को रिकमेंड कर सकते हैं। सर ने बताया कि लक्ष्य की गाइड अच्छी है। इसके अलावा जैसे मैं बताऊं माथुर्य की गाइड है, ठीक है। और सर बता रहे हैं कि भाई हमारे चैनल के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सर को वैसे इतनी आवश्यकता नहीं है कि हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि सर जब पढ़ते थे तब तो चैनल चालू नहीं था, सर का नंबर आ चुका था। और उसके बाद में मैं इनको भेजता था बहुत बार कि यार देखो कि वीडियो कैसा है, कैसा कंटेंट है। तो इन्होंने काफ़ी सराहना की थी उस समय भी। तो आप वहाँ से भी दोस्तों मैथमेटिक्स जो है रोज़ पढ़ सकते हैं। अभी रामबाण औषधि क्लासेज में चला रहा हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो L2 SS की तैयारी कर रहे हैं, L1 EVS मतलब L1 की तैयारी कर रहे हैं, और जो है L1 और L2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट है। तो सर आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? उनके लिए सजेशन है सर, पहली बात तो जो दोनों लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बेस्ट तैयारी है वो अपना एक ही लेवल की कर सकते हैं। अगर अपन दोनों नावों में सवार होंगे तो हो सकता है अपन दोनों तरफ से ही हाथ धो बैठे हैं। तो इसलिए किसी एक पर विशेष फोकस रखें। लेवल 2 वाले हैं तो लेवल 2 की बढ़िया तैयारी करें, लेवल 1 के ईवीएस पे थोड़ा सा ध्यान दे दें। बाकी पूरा दोनों को बराबर वेटेज देंगे तो नुकसान में आ सकते हैं अपन। और अगर बात करें एसएस की तो राजस्थान बोर्ड की किताबें आप पढ़ें निश्चित तौर पर। और इसके अलावा अगर आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसी को आप बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि प्रत्येक किताब में कुछ ना कुछ अच्छी तो आपको सामग्री मिलेगी सही। 10 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार जो है वो पढ़ा जाए।
तो निश्चित तौर पर अपनी तैयारी इस हिसाब से जारी रखें और प्रैक्टिस जो है उस पर विशेष फोकस रखें, क्योंकि अगर आप L1 के विद्यार्थी हैं, चाहे L2 SS या L2 साइंस मैथ्स के विद्यार्थी हैं, प्रैक्टिस जो है वो अपने आप में की पॉइंट साबित होती है रीट के एग्जाम में, क्योंकि अपन काफ़ी बार पढ़ तो काफ़ी कुछ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो वो अपन एग्जाम में जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस को देख करके। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल टेस्ट पेपर से आप कर सकते हैं या ऑनलाइन काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, या जिस भी शहर में रहते हैं आप वहाँ पर कोई ना कोई कोचिंग संस्थाएं जो हैं वो टेस्ट सीरीज आयोजित कर रही होगी, तो वहाँ पर भी आप एक दो बार टेस्ट जरूर देकर देखें कि जिससे आपको अपनी तैयारी का भी आकलन आप कर पाएंगे और जो भी आपकी कमी होगी उसको आप पूरा कर पाएंगे। तो टेस्ट पर विशेष जो है फोकस रखें। शिक्षण विधियों की भी विशेष रूप से तैयारी करें, क्योंकि रीट में एक अच्छा खासा जो भार है वो शिक्षण विधियों पर भी आता है, तो शिक्षण विधियों की आप जरूर तैयारी अच्छी करें। सर ने बहुत अच्छी बात बोली है। यहाँ पे दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो प्रैक्टिस करते रहे दोस्तों ना, जैसे आप जो भी मैटर पहले से पढ़ रहे हैं, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़े। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़े। और एक बात बहुत अच्छी लगी कि प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। और यहाँ पे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सर ने कहा की पॉइंट साबित होगा, है ना। प्रैक्टिस जो है वो की पॉइंट साबित होगा। और साहब रॉजर बैंकर ने भी यही कहा है कि गणित जो है ये विज्ञान का सिंह द्वार है और कुंजी है, यानी अगर हमें जो विज्ञान के अंदर प्रवेश करना है तो हमें गणित जो है वो उसकी कुंजी है। तो यहाँ पे रीट में अगर सिलेक्शन लेके जाना है तो यहाँ पे जो हमारी की पॉइंट है, जो कुंजी है, वो है दोस्तों प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहे। सर ने काफ़ी अच्छी बात बताई इसके लिए। और शिक्षण विधियों का सर ने बहुत अच्छा जिक्र किया है कि एक बहुत बड़ा भार है शिक्षण विधियाँ, क्योंकि 50 नंबर की शिक्षण विधियाँ आती है दोस्तों। और अगर इसमें साइकोलॉजी को इंक्लूड कर दिया जाए तो 30 नंबर साइकोलॉजी की, यानी टोटल मिला के 150 में से 80 नंबर तो यही हो जाते हैं, बाकी तो बचा 70 नंबर। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। सर अब मैं जानना चाहूंगा, जैसे अभी अनाउंस हुआ है कि 25 अप्रैल को जो एग्जाम है वो नहीं होकर अब 20 जून को होगा। और सर ये आप जानते हैं कि चाहे अपना राजस्थान हो या भारत का कोई सा भी स्टेट हो, जो भी वैकेंसी आती है ये पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। बार बार एग्जाम के एक दिन पहले तक भी डेट चेंज हो जाती है बहुत बार। तो सर इससे हम मानसिक रूप से कैसे तैयार रहे सर, क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा होता है कि यार एग्जाम डेट चेंज होगी, नहीं बढ़ पाते हैं, चेंज होने के बाद भी बहुत डिमोटिवेशन होता है। तो मानसिक रूप से कैसे स्ट्रांग रहे सर, इसके लिए आप जरूर बताएं। जैसे कि सर ने बहुत ही प्रमुख प्रश्न पूछा है। अभी आज जो पढ़ रहे होंगे, जो देख रहे होंगे आज सभी विद्यार्थी, उनके मन में जरूर ये प्रश्न चल रहा होगा कि इस तरह से डेट जो है पोस्टपोन हो गई, उनका जो भी प्लान था वो सभी बिगड़ जाएगा अब। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं तो आपको मानसिक रूप से इसके लिए तो तैयार रहना चाहिए कि भाई डेट जो है वो आगे पीछे जरूर हो सकती है। जैसे कि अभी अपने देखा पुलिस, पटवारी सभी में ये जो सिस्टम है, कॉलेज व्याख्याता भर्ती भी आगे जा चुकी है और अब ये रीट भर्ती परीक्षा आगे गई है। तो 20 जून अब जो नई तिथि है उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। मानसिक रूप से अपन एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े कि डेट जो है आगे गई है उसको पॉजिटिव तरीके से लें कि अपने को तैयारी में और अब ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। अभी भी जैसे कि अगर 25 अप्रैल होती तो हो सकता है अपन ज़्यादा डीप में जाकर के तैयारी नहीं कर पाते। 20 जून अब तारीख है तो उस हिसाब से प्रत्येक सब्जेक्ट को अपन गहराई में जाकर के पढ़ें और निश्चित तौर पर इसको पॉजिटिव लेकर के चलें कि अब आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। अपने आप को 2-3 महीने एक्स्ट्रा अगर आपको देने के लिए मिल रहे हैं तो एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ, पॉजिटिव दोस्तों के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ जो है आप आगे बढ़े। पॉजिटिविटी जो है वही एकमात्र रास्ता है कि आप जो है इस तरह के मानसिक परेशानियों से जो है पार पा सकेंगे। सर ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई कि एग्ज़ाम डेट अगर राजस्थान में रह रहे तो चेंज होती रहती है और सारे एग्ज़ाम्स जो है आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन दोस्तों मानसिक रूप से स्ट्रांग हमें रहना पड़ेगा। और सर ने एक यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली कि हमें इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसा है कि यार बहुत सारों के सही बात बताऊँ तो सवाल ये चल रहा है मन में कि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम हो जाता है और 30 अप्रैल को मेरी शादी है, मेरे घर में शादी है ना, तो उसमें मैं बढ़िया से इन्जॉय कर पाता। तो दोस्तों इन्जॉय तो आप वैसे भी कर सकते हैं यार, कंप्लीट रूप से आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारा समय है ना। और समय बढ़ गया तो इसको पॉजिटिव ले। हो सकता है पहले 31,000 में से अपना नंबर 31,001 पे था, तो अब उसको 31,000 में कैसे एंटर करना है उसके लिए अपन रणनीति बनाए। सर बहुत बार पढ़ते समय भी ऐसा होता है और बहुत बार जब हम अच्छे से तैयारी करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं हमें नहीं आता है, उस समय सर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है और असफलता का एक रास्ता डिमोटिवेशन भी है, ठीक है ना। तो इस डिमोटिवेशन से कैसे पार पाए ताकि हम उस सफलता के रास्ते पे चल सके और हमारी लाइफ का हम एक इतिहास बना सके सर।
देखिए, बहुत ही ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो अभी इस दौर से गुजर रहे होंगे निश्चित तौर पर, कि वो अपने आप को डीमोटिवेट महसूस कर रहे होंगे कि अब एग्जाम भी आगे चला गया, तो अब मोटिवेशन का अभाव उनको महसूस हो रहा होगा। मैं उनको कहना चाहूँगा कि मानसिक रूप से अपने आप को परिपक्व रखें। आप माने कि भाई आपका जो है सिलेक्शन होकर के आप सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएंगे। अब वो आज के 2 महीने बाद जाएं या 6 महीने बाद जाएं, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एक पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखें कि भाई मेरे को एक अच्छी तैयारी करनी है और एक अच्छा एग्जाम दे करके जो है वो सरकारी भर्तियों में मेरे को एंट्रेंस लेना है। जरूरी है कि आप जो जिन व्यक्तियों के साथ दिन भर रह रहे हैं वो भी आपको सकारात्मक सोच दें। अगर आपको कोई ऐसा संगी साथी है जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, नेगेटिविटी अगर फैला रहे हैं, तो उनसे आप दूरी बना लें, पॉजिटिव दोस्त रखें। रोज सुबह आधा घंटा, सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा टहलने भी जाएं, बढ़िया भोजन लें और सकारात्मकता के साथ जो है अपनी तैयारी को आप नई दिशा जो है वो दे सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात करी थी। पहली बात तो ये दोस्तों कि नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ दो। बहुत सारे ऐसे हैं कह रहे हैं यार कहीं कर रहे हो यार, तू फालतू में यहाँ कहीं ना हो बता रहा हूँ तैयारी कर रहे हो, थार जितनी तैयारी मैं करता हूँ ना तुम्हारा नंबर आ जाता। तो ऐसे लोगों के जो है अपने को दूर रहना दोस्तों। ऐसे लोग हमारे हितैषी बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। और सर ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात करी कि डीमोटिवेशन तो होता ही है, सभी को होता है, लेकिन उससे पार कैसे पाना है, अपने मन की भड़ास जो है ऐसे लोगों के साथ निकाल दो जो हमारे हितैषी है। उनको अपने मन की जब बात हम बताएंगे तो कंप्लीटली हमारा सारा काम अच्छे से होगा। और सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि थोड़ा बहुत टहलना भी चाहिए, भोजन अच्छा करें, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अब मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर जो है जैसे अभी बात भी चल रही है कि शिक्षण विधियां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो शिक्षण विधियों को कैसे हम पार पा सकते हैं सर, क्योंकि मैं एक प्रकार से साइकोलॉजी से टच हो जाती है, तो शिक्षण विधियों से कैसे पार पाए, कैसे अच्छे नंबर लाए। जैसे कि सर ने बताया, शिक्षण विधियां जो है, अभी सर ने भी कैलकुलेशन भी करके बताया कि 50 नंबर की शिक्षण विधियां हैं, साइकोलॉजी भी जोड़ दें तो 80 नंबर का अपना जो है टारगेट यहाँ से बैठता है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो 2-4 किताबें हैं, जैसे फर्स्ट रैंक की किताब है, वो काफ़ी उसमें अच्छे से दिया हुआ है शिक्षण विधियाँ। इसके अलावा भी अपन जो है प्रैक्टिस इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कि शिक्षण विधियाँ अपने देखने में आसान लग सकती है, लेकिन जब अपन एग्जाम देने जाते हैं तब उसमें कहीं ना कहीं पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है उसको जारी रखें और प्रश्नों में देखें कि भाई ऑप्शन जो है वो सकारात्मक पूछ रहा है प्रश्न या नकारात्मक पूछ रहा है। उस हिसाब से अपन जो है ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। बार बार जो है प्रश्न को बार बार पढ़ें, ऑप्शन को बार बार पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं होती है। अगर किसी भी एग्जाम में अपन जा रहे हैं शिक्षण विधियों के प्रश्नों में, तो प्रश्न को जो है बार बार पढ़ें कि उसमें जो आंसर पूछा जा रहा है वो पॉजिटिव आंसर पूछ रहे हैं कि नेगेटिव आंसर पूछ रहे हैं, और फिर ऑप्शंस को हल कर करके जो है वो आंसर तक पहुंचे। अगर अपने को सही आंसर पता नहीं चल रहा तो गलत आंसर उसमें ढूंढें। 4 ऑप्शन में से जो गलत ऑप्शन है उनको आप क्रॉस करते चलें, फिर जो आंसर बचेगा वही आपका सही आंसर होगा। रीड जैसे एग्जाम में काफ़ी बार ये भी चल रहा है कि भाई जो सबसे लंबा आंसर है, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर तरीका है कि जो सबसे लंबा आंसर दिया हुआ हो, जो सबसे लंबा ऑप्शन हो, वो काफ़ी बार जो है वो सही होता है, या जिसमें कठिन शब्दावली जिस ऑप्शन में हो वो भी काफ़ी बार जो है सही ऑप्शन होता है। 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी आप इस तरीके से जो है प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और प्रैक्टिस जो है वो जरूर करते रहे सर। सर ने बहुत अच्छी बात बोली है, ये लंबा आंसर वो कर सकते हैं दोस्तों। ये मतलब तुक्के लगाने के एक तरीके होते हैं कि अगर अपने को नहीं आता है तब की बात बता रहे हैं सर, कि जैसे नहीं आ रहा है क्वेश्चन, अपने को पता चल गया कि ये चारों ही ऑप्शन मेरे समझ के बाहर है, तो फिर वहां पे अपन ये कर सकते हैं। और एग्जाम टाइम पे आपके लिए मैं ये वीडियो जरूर बनाऊंगा कि तुक्के कैसे लगाए। और सर ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली है कि शिक्षण विद्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रश्न ज्यादा समझ में आना चाहिए पहले, और पॉजिटिव पूछा या नेगेटिव। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई छात्र को दंड देना चाहिए और हम कर देते हैं कि दंड देना चाहिए, नहीं, दंड देना ही को ना पर है ना। आरटी के नियम के तहत छात्र जो है वो भगवान है भाई साहब, ध्यान रखना हमेशा ना, दंड नहीं देना। तो कैसे भी करके पॉजिटिव आंसर पूछा है नेगेटिव, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और करते रहना। उसके बाद में इसके अलावा तैयारी करते रहे आप, जो भी सर बता रहे कि जो भी बुक्स आप पहले से पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहे, शिक्षण विधियों को हल्के में नहीं लेना है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम लोग जैसे तैयारी करते हैं, काफ़ी समय देते हैं तैयारी को, और जब एग्जाम डेट पास में आ जाती है उस समय तैयारी को फाइनल टच कैसे देवे। जैसे T20 मैच हुआ, वनडे मैच हुआ, इनमें भी पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि भाई पहले 5 ओवर में इतना, फिर 10 ओवर में इतना, फिर 15 ओवर में इतना, और लास्ट के 5 ओवर में ऐसे खेलना है। तो ऐसे ही जो है हम ये स्ट्रेटेजी कैसे अपनाएं, मतलब कि फाइनल टच कैसे देवे, इनके बारे में जरूर बताएं सर। फाइनल टच जो सर ने प्रश्न किया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है रीट के एग्जाम में, कि आप अपना को संपूर्ण रूप से कैसे तैयार कर पाते हैं।
तो उसके लिए मेरा टारगेट जो था वो था कि 15 दिन मैंने लास्ट के रख रखे थे, वो केवल रिवीजन के लिए थे। 15 दिन पहले जो भी आपको पढ़ना था वो सब आप पढ़ चुके हैं। 15 दिन में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। 15 दिन केवल आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार तो आप कितने पढ़ ले में वो उसका अगर रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो वो आपको एग्जाम में जो है वो कारगर साबित नहीं होगा, निश्चित तौर पर भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है रिवाइज के लिए जरूर ही टाइम रखें, और सामग्री को फैलाएं नहीं है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जितनी भी सामग्री है जो आप पढ़ रहे हैं उनको एक स्थान पर समेटते जाएं, यानी कि एक रजिस्टर में एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लें। ऐसा नहीं कि भाई आधा एक चैप्टर तो मेरे को वहाँ से पढ़ना है और एक वहाँ से पढ़ना है, तो आप रिवाइज में आपको काफ़ी तकलीफ आएगी। तो जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं आप सामग्रियों को समेटते जाएं, एक ही जगह पर लिखते जाएं। जो भी आपको महत्वपूर्ण बात कहीं पर लग रही है उसको आप अपने नोटबुक में ऊपर नीचे कहीं पर मार्जिन होता है ऊपर नीचे वहाँ पर जो है उसको अटका लें, ताकि आप रिवाइज जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और लास्ट के 15 दिन केवल और केवल रिवाइज करेंगे, और प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें, तो आप एग्जाम को फाइनली रूप से अच्छा कर पाएंगे। सर ने बहुत अच्छी बात करी कि सिलेबस को उसको समेट के रखना है दोस्तों। जैसे सर ने कहा कि ऐसा नहीं कि भाई एक लाइन यहाँ है एक लाइन वहाँ पे एक चैप्टर से, तो अब जैसे अपन चाहे तो लिख भी सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात बताई। अब जैसे मेरी आदत थी कि भाई मेरे को लिखना नहीं था, तो मैंने क्या किया था कि भाई जैसे ये चैप्टर कहाँ से पढ़ा तो एक कॉपी बना ली थी कि भाई जैसे हिंदी के अंदर ये वाला टॉपिक मैंने उस बुक से पढ़ा है, वहाँ पर मैंने लिख लिया था। तो जब भी मेरे को हिंदी का रिविजन करना होता था मैं सारे को एक साथ ले लेता था और 2-3 घंटे के अंदर ही पूरा रिविजन में कर लेता था। तो ये बहुत अच्छी बात बताई सर ने। सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं, एक बार रिवीजन हो गया, 2 बार हो गया, तो तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं, चौथी बार रिवीजन कर रहे हैं। तो ये जब हम तीसरी बार चौथी बार रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता था कि बोरियत होने लग जाती है। तो सर इसको इससे कैसे पार पाए सर, इसके लिए जरूर बताएं। हाँ, ये काफ़ी सारी परीक्षार्थियों के साथ ही होता है, और रीट में नॉर्मल है कि अपन को कम से कम 3, 4 या 5 बार रिवीजन करना होता है, तभी अपन जो है वो चीज़ों को याद रख पाते हैं और एग्जाम में उनका लाभ ले पाते हैं। तो तीसरी चौथी बार जब अपन रिवीजन करते हैं तो बोरियत महसूस होती है, और नॉर्मल सी बात है, सभी के साथ ऐसा होता है। अपने को लगता है कि भाई ये तो पढ़ लिया बार बार, इसको क्या क्या पढ़े अपन, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। और जो भी अपन अगर अपने दिमाग में है कि आप कुछ नया पढ़ ले, में कि ये तो मैं 3, 4 बार पढ़ लिया आप कुछ नया पढ़ लूँ, तो ऐसा नहीं करना है अपने को। जो अपन ने पढ़ा है सफिशिएंट तरीके से पढ़ा है उसको 3, 4 बार भी अपन ने पढ़े तो बोरियत महसूस नहीं करें। उसको टारगेट बना करके कि भाई एक दिन में ये पूरा रिवीजन हो जाए एक सब्जेक्ट का, इस तरह से अपन उसको पढ़ें। जैसे जैसे आपका रिवीजन का टाइम बढ़ता जाएगा ना, उधर आपका स्पेंड जो टाइम है वो कम होता जाएगा। यानी कि तीसरी बार में हो सकता है आपको 3 दिन में रिवाइज हो, चौथी बार में आपको एक ही दिन लगेगा, 5वीं बार में हो सकता है कि आप 6 घंटे में पूरा जो है रजिस्टर आपका एक बार पढ़ लेंगे। तो उस लेवल तक अपने को पहुंचना है कि अपन 5-6 घंटे में पूरा एक सब्जेक्ट जो है उसको रिवाइज कर लें, और वही आपको जो है एग्जाम में कारगर साबित होगा आपके लिए। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि बोरियत महसूस नहीं करनी है। और दोस्तों वैसे भी देखो तीसरी बार पढ़ रहे हैं चौथी बार, अभी हमें बार बार पढ़ना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम में वरना सिलेक्शन जो है एक बार में ही हो जाता तो पूरे राजस्थान का ही हो जाता दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई। और वैसे भी देखो मेरा तो हमेशा ये मानना रहता है कि एक टास्क लेके चले, है ना, एक एंजॉयमेंट लेके चले कि यार जैसे एक बैट्समैन है बार बार बैटिंग करनी पड़ती है उसको, लेकिन मजा आता है उसको, तो मजे लेके पड़े यार, मतलब उस स्टेडी में मजा ले तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो मजे में मजा है ना। वैसे भी 3 बातें हमें से याद रखनी चाहिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सर हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी व्यूअर्स के लिए, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो रीट 2021 में सफलता पाना चाहते हैं, उनके लिए आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश देखें दोस्तों कि इसको लास्ट एंड फाइनल माने था। अगर आपने रीट का एग्जाम 1 बार 2 बार 3 बार दे दिया तो भी आप मन में ये विश्वास बना लें कि भाई रीट जो 2021 का पेपर होने वाला है आपका वो अंतिम रीट का एग्जाम होने वाला है। फिर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वो देते रहें, वो एक अलग चीज़ है। बाकी इस वैकेंसी में आपको लगना ही है, ये मन में आप जो है दृढ़ संकल्प बना लें, तभी आप जो है सफल हो सकेंगे। अगर मन में आपके कभी भी डाउट आ रहा है कि भाई ये तो मेरा पहला ही तो चांस है, इसमें तो मैं चला लूँगा अगली बार कर लूँगा, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो करके कि भाई रीट 2021 में ही मेरे को जो है 3rd ग्रेड टीचर तो है बन ही जाना है, ये आप जो है फाइनल कर ले में। और मोटिवेटेड रहें, हमेशा पॉजिटिविटी रखें, तो आप निश्चित तौर पर जो है सफलता हासिल कर पाएंगे।
सर ने बहुत अच्छी बात करी कि मतलब इसको अंतिम लक्ष्य मान के चले कि यार हो सकता है आपने पहले एक बार, दो बार, तीन बार एग्जाम दिया हो, या ना सोचे कि पहली बार तो दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको अंतिम लक्ष्य मान के चले कि रीट 2021 में है, मेरा सिलेक्शन होके ही रहेगा। और दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी का इतिहास इसमें लिख पाएंगे, जैसे सर ने 2018 में लिखा था। मतलब ये मान के चलो कि सिलेक्शन होने के बाद में सर बहुत खुशी भी होती है, जैसे मुझे भी हुई थी। बहुत सारे दोस्त हैं, सारे सबके सामने एक अलग सभी ही इमेज आ जाती रिश्तेदारों है। को जो है जवाब मिल जाता है। जैसे आप कहीं पे भी खाना खाने जाते हैं तो आपसे पूछते होंगे कि खाई चाल रही हो बेटा, तो आप फिर नहीं पूछेंगे, फिर वो सब बोलेंगे कि मान तो फेल ही बताओगे तू लागी। तो ये वाला है। तो इसलिए विश्वास बनाए रखें अपने ऊपर, और निश्चित तौर पर आप जो है वो सफलता हासिल कर सकते हैं। मतलब सर ने बहुत अच्छी बात बोली। रिश्तेदार पहले तो ये पूछते हैं कि हाँ कहीं और बेटा, कहीं और, हाँ कहीं तार नंबर ना है कि नहीं। लगने के बाद कहते हैं कि भाई तेरा तो हमें पहले ही पता था, इतनी अच्छी तैयारी कर रहा था। मतलब सबको एक जवाब मिल जाता है दोस्तों, और जवाब कह के नहीं देना है, करके देना है। रीट 2021 का जो एग्जाम है, इसे इसके अंदर हमें हमारी सफलता का इतिहास लिखना है दोस्तों। सर मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, है ना, और हमारे विद्यार्थियों को क्या टिप्स देना चाहेंगे दोस्तों। हाँ, सफलता का श्रेय जैसे कि सर ने पूछा, तो सफलता का श्रेय निश्चित तौर पर जो है ईश्वर और मम्मी पापा जो हैं, मेरे सिस्टर्स हैं, जिन्होंने दोस्त हैं, जिन्होंने मेरी तैयारी में अपनी भूमिका निभाई, उन सभी को मैं इसका श्रेय जो है देना चाहूँगा, कि जिनकी वजह से मैं जो सफल हो सका। और प्रत्येक जो प्रकृति की हर चीज़ है उसका अपने आप में एक रोल होता है आपकी तैयारी के दौरान, कि आप किस तरह से जो है अपनी तैयारी कर पाते हैं। तैयारी के टिप्स की अगर बात करें तो छोटी छोटी बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है रीट के एग्जाम के दौरान, कि आप सफल हासिल हो सकें। जैसे भाषा चयन अपन ने बताया, उसके बाद किताबों का चयन भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। इसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे कोचिंग कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, सकारात्मक दोस्तों के साथ जो है रहें। खाने पीने स्वास्थ्य का भी विशेष जो है ध्यान रखें इस दौरान, कि अगर आप तैयारी तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य जो है वो अगर कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर आप जो है एग्जाम में थोड़ा आपको नेगेटिव उसका फल मिलेगा। तो इसलिए जो है स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, घूम टहलें रोज, और अपने आप को किसी भी तरीके से आप जो है मोटिवेटेड रखें और टारगेट बनाकर रखें। 20 जून अब आपके पास में तारीख है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को आप जो है अंजाम दें और सफलता हासिल करें, ऐसी मेरी बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि रीट 2021 में आप सभी जो व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, ये सभी जो है हमारे डिपार्टमेंट में आपका इंतजार है, आप लोग आएँ और साथ दें। ये बहुत अच्छी बात कही सर ने कि सभी जो है हमारे डिपार्टमेंट, क्योंकि हम दोनों गवर्नमेंट टीचर है दोस्तों, और दोनों की पोस्टिंग भी बहुत पास में ही है। तो ये हमारा भी एक इंतजार है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे जो बहुत अच्छी सी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे डिपार्टमेंट में आए। तो दोस्तों मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, हम सभी मतलब व्यूअर्स के माध्यम से श्रीमान यशवंत सर का जो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने आज हमें इतनी सारी अच्छी टिप्स दी, अच्छी बातें बताई, जो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ रीट के अंदर भी हमें बहुत कारगर देगी। तो आप सभी व्यूवर्स का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपने इतना समय निकाल करके मुझे सुना। और सर का विशेष तौर पर धन्यवाद कि जिनकी वजह से आपसे मिलने का मुझे मौका मिला और रूबरू होने का मौका मिला। निश्चित तौर पर आपकी कभी भी और भी समस्याएं होंगी तो उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। सर हमेशा तैयार रहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी और भी कोई प्रॉब्लम आपको लगती हो तो वो जरूर बताएं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी हर प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराएं। सर बहुत फुल सपोर्टिव इंसान है, और ये कह भी रहे कि जो भी प्रॉब्लम्स आएगी तो वो हमेशा ये सॉल्यूशन जो है ये भी करते रहेंगे। मैं खुद भी करता ही हूँ, और हम भी जो है सर का जब जब भी मौका मिलेगा बेनिफिट लेते रहेंगे। और दोस्तों यार आपने इतनी देर तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी बार बार ये जानना चाहते हैं कि तैयारी कैसे करें। अब समय है अपने पास तो सभी लोगों तक पहुँचाए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सके दोस्तों। और कंपटीशन जो है वो थोड़ा मजा है कंपटीशन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी मोटिवेशन भरी वीडियो लाता रहता हूं। इसके अलावा जो ऑथेंटिक न्यूज होती है बिल्कुल वो भी लाता रहता हूं, और रोज शाम को 5:30 बजे मैथ की क्लास में लेता हूं, और साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी मैं रेगुलर लेता हूं, तो आप वो देख सकते हैं। सर इस वीडियो के लिए हम कितना लाइक का टारगेट रखें? मेरे हिसाब से 1500 लाइक। जरूर 1500 से 2000 लाइक जरूर इस पर दें, ताकि सर भी मोटिवेशन हो आपके लिए। नई से नई जानकारियां जो हैं वो सर लेकर के आते रहेंगे, और लेकर के आते ही हैं, और भी सर को प्रोत्साहन मिले ऐसा कोशिश करें।
चलिए दोस्तों, मतलब जब मेरे 1 सब्सक्राइबर स्टार्ट हुआ था तब से सर मेरे को देख रहे हैं कि हाँ यार यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर सर और हमारा टारगेट है कि 1500 से 2000 के आसपास लाइक जाने चाहिए दोस्तों, तो लाइक जरूर करें। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, तैयारी जीत की।